हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रभावपूर्ण मांग की कि प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति को। मतलब ये वाला टॉपिक जो है वो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, नए टाइप का टॉपिक स्टार्ट हो गया है। मेन क्या है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो यही है। होता क्या है कि जब मतलब 1930 की जो मंदी आई, 1930 या 29 के आसपास जो मंदी आई, 1929 से लेकर के 1933 तक जो चली, उसे तीसा की मंदी कहा जाता है, महामंदी कहा जाता है उसको। तो जब वो मंदी आई, वो मंदी कैसे आई? वो मंदी आई, जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जो बाजार का नियम चलता था पहले, से का बाजार नियम चलता था, वो कहते हैं कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग खुद ब खुद पैदा कर लेती है। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, मांग अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब आप सामान जितना भी मार्केट में ले जाओगे, खुद ब खुद उसकी मांग बढ़ जाएगी। ये कहते हैं प्रोफेसर से। तो से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, ये कहा था उन्होंने। उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लोगों ने किया। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या हो गया, मंदी आ गई और सामान बिकने नहीं लग गया। तो मतलब उससे बहुत सारी मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। उसके बाद क्या था कि कीन्स का उदय होता है। मतलब कीन्स ने जो अपनी पुस्तक में लिखा था, आर्टिकल भी दिए थे उन्होंने छोटे मोटे, तो उसी में उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग का जिक्र किया था। उसमें वो क्या करते हैं, पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। पूर्ण रोजगार कैसे मिलता है? अब से तो कहते हैं कि भाई अगर प्रोडक्शन करते रहेंगे तो दिहाड़ी कम कम करके पूर्ण रोजगार बढ़ाया जा सकता है। पर प्रोफेसर केन्स को ये नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते इस चीज़ को। वो मानते हैं कि जो रोजगार की स्थिति है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति तब रहती है जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति मिलते हैं। यानी जहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग होती है वो स्थिति आपकी क्या कहलाती है, संपूर्ण रोजगार या पूर्ण रोजगार की स्थिति। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले प्रभावपूर्ण मांग की। क्या करेंगे बात? प्रभावपूर्ण मांग। अब प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो क्या होती है, यानी इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। इफेक्टिव डिमांड की अगर जब हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, ये बनता है आपका समग्र मांग, यानी एग्रीगेट डिमांड, और समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई से क्या बनता है आपका, ये बनता है आपका प्रभावपूर्ण मांग। तो प्रभावपूर्ण मांग जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समग्र मांग को जानना पड़ेगा कि समग्र मांग क्या होती है, और समग्र पूर्ति को जानना होगा कि समग्र पूर्ति क्या होती है। यही चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि समग्र मांग क्या होती है। हेडिंग डाल लेते हैं हम। सबसे पहले जो हेडिंग डाल लेते हैं वो डाल लेते हैं समग्र मांग की, कि समग्र मांग क्या है। तो समग्र मांग की हेडिंग डालते हैं। तो समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड की अगर बात करें तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग की जाती है उनका टोटल क्या कहलाता है, आपका समग्र मांग कहलाता है। किसका टोटल? वस्तुओं और सेवाओं की जितनी भी मांग करते हो आप, वो क्या कहलाता है आपका, समस्त अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का जो मांग की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, समग्र मांग यानी संपूर्ण मांग कहलाती है। इसी को सामूहिक मांग या समग्र मांग कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब देखो एग्रीगेट डिमांड में शामिल क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें आपका शामिल होता है उपभोग मांग और निवेश मांग। इसमें दोनों चीज़ें शामिल होती है। कौन कौन सी? इसमें शामिल होती है उपभोग मांग, जो उपभोग के लिए मांग की जाती है, और दूसरी है आपकी निवेश मांग। ये दोनों मांगे इसमें शामिल होती है। किसमें? समग्र मांग में। समग्र मांग में अगर बात करें तो इसमें क्या है, उपभोग मांग और आपकी निवेश मांग शामिल होती है। यहीं पे अगर हम उपभोग मांग और निवेश मांग को देखें, उपभोग मांग और निवेश मांग को भी देखें तो ये भी आपके सामने दो दो टाइप की होती है। उपभोग मांग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, निजी उपभोग। निजी उपभोग का मतलब जो हम लोग खुद करते हैं या निजी रूप से जो उपभोग किया जाता है वो आपका क्या है, निजी उपभोग। और एक है आपका सार्वजनिक उपभोग। दूसरा क्या है, सार्वजनिक उपभोग। सार्वजनिक उपभोग का मतलब सरकारी जो उपभोग होता है वो आपका क्या कहलाता है,
सार्वजनिक उपभोग। निवेश की भी अगर हम बात करेंगे तो ये भी 2 टाइप का होगा आपके सामने। एक होगा आपका निजी निवेश। निजी निवेश का मतलब जो खुद निवेश करते हैं पर्सनल रूप से, तो निजी निवेश हो जाएगा ये। निजी निवेश ये आपका क्या है, निजी निवेश, ये हो गया निजी निवेश। और इसी में दूसरा है आपका सार्वजनिक निवेश यानी सरकारी निवेश। सार्वजनिक निवेश यानी सरकारी निवेश हो गया। तो ये क्या हो गया, समग्र मांग को हमने 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, उपभोग मांग और निवेश मांग। उपभोग मांग को, समग्र मांग को लिखते हैं एडी यानी एग्रीगेट डिमांड हो गया। ठीक, उपभोग को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सी कंजप्शन, और निवेश को क्या लिखेंगे आई इन्वेस्टमेंट। ये हो गया। और उपभोग को भी हमने 2 भागों में बांटा है, यानी उपभोग 2 टाइप का होता है, निजी उपभोग जो हम निजी रूप से करते हैं, व्यक्तिगत रूप से करते हैं, और सार्वजनिक उपभोग यानी जो सरकारी उपभोग होता है वो आता है। और निवेश मांग की जब बात करते हैं तो क्या है, निजी निवेश और आपका सार्वजनिक निवेश। तो इस प्रकार से समग्र मांग का जो हमने फ्लो चार्ट बनाया है वो आपको समझ आ गया। अब देखो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। अगर इनकी बात करें तो इसमें क्या है कि जब भी हमें किसी चीज़ को, वस्तु या सेवा को लेना होता है तो उसके लिए हमें खर्च करना पड़ता है। खर्च का मतलब ये है कि सिर्फ व्यक्तिगत रूप में नहीं, आपका सरकारी या फर्में भी खर्च करती है। खर्च से क्या होता है, व्यय होता है। मतलब क्या है कि सामूहिक जो मांग है वो सामूहिक व्यय को भी दर्शाता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सामूहिक, क्या लिख सकते हैं, सामूहिक मांग। सामूहिक मांग मतलब समग्र मांग हो गया, एग्रीगेट डिमांड। इसको लिख सकते हैं सामूहिक व्यय। मतलब सामूहिक मांग कब होगी, सामूहिक में क्या क्या चीज़ें आती है, हम आते हैं, हम भी मांग करते हैं, फर्में आती है, वो भी सामान की डिमांड करते हैं, मतलब वस्तुओं और सेवाओं की, उन्हें भी काम करने के लिए लोग चाहिए, सरकार को भी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सामूहिक मांग में शामिल हो जाती हैं। सामूहिक मांग बन गई, पर सामूहिक व्यय भी तो तभी बना, मतलब ये लोग खर्च करेंगे तो सामूहिक व्यय भी बन गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो सामूहिक मांग बराबर आ जाएगा सामूहिक व्यय। मतलब सामूहिक मांग ही आपकी सामूहिक व्यय भी होती है। भाई जितनी आप मांग करोगे व्यय भी तो उतनी करोगे। मतलब जितना आप डिमांड करोगे, अगर 10 रुपए की चीज़ों की डिमांड करोगे तो व्यय भी 10 रुपये करोगे ना। मतलब इसकी डिमांड करोगे, अगर 10 रुपये का होगा ये, डिमांड करोगे तो 10 रुपये खर्च भी करेंगे तभी तो आपके पास ये चीज़ आएगी। तो मतलब सामूहिक मांग और सामूहिक व्यय बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सामूहिक व्यय जो होगा वो क्या होगा कि हो जाएगा आपका उपभोग व्यय। क्या आ जाएगा, उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय। देखो सामूहिक व्यय को हम क्या कर सकते हैं, उपभोग व्यय और निवेश व्यय भी लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या करा था सामूहिक मांग को करा था उपभोग मांग और निवेश मांग। वैसे ही मांग ही है, मांग के बराबर मतलब क्या है, व्यय भी है। जैसे आपने देखा व्यय भी है आपका, तो ये क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू आ जाएगा आपका C प्लस आई। C प्लस आई आ गया ना। C प्लस आई का मतलब है ये C है और ये I है। तो समग्र मांग जो बनती है वो किससे बनती है, समग्र मांग बनती है, आपको इससे लिख सकते हैं समग्र मांग बराबर हो जाएगा आपका उपभोग प्लस निवेश। तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो गया समग्र मांग का। अब देखो समग्र मांग का जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनता है उसको देखेंगे हम। उसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल बनाते हैं। उसको पहले मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। टेबल से पहले बताते हैं कि क्या है चीज़ें। सामूहिक मांग जो होती है वो अर्थव्यवस्था के रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। मतलब रोजगार का स्तर और आपका सामूहिक मांग दोनों धनात्मक चलते हैं, मतलब एक दिशा में चलते हैं। सामूहिक मांग बढ़ेगी तो रोजगार का स्तर भी बढ़ेगा, तो दोनों एक साथ चलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सामूहिक मांग और रोजगार का जो स्तर है अर्थव्यवस्था में वो दोनों धनात्मक चलते हैं,
और यहाँ पर अगर निवेश की अगर बात करते हैं, सामूहिक निवेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्वतंत्र निवेश को लिया जाएगा, यानी ये कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, एक जैसा रहेगा। जब वो आप कमाएं या ना कमाएं उस टाइम भी सामूहिक निवेश जो है वो स्वतंत्र रहेगा। स्वतंत्र का मतलब वही होता है कि एक फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स निवेश होता है, वो स्वतंत्र निवेश। वो हम आगे देखेंगे कि निवेश कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे होता है, वो बाद में देखेंगे। तो अगर सामूहिक मांग सूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आएगा आय स्तर। क्या आएगा? आय स्तर। एक आ गया आपका आय स्तर, एक आएगा आपका उपभोग, उपभोग, और एक आपका आएगा निवेश, निवेश। और ये क्या है? उपभोग और निवेश मिला के क्या आ जाएगा आपका? ये इसको मिला के आ जाएगा आपका सामूहिक, सामूहिक मांग, और व्यय भी हो जाएगा ये। तो इसको लिखेंगे एग्रीगेट डिमांड। ये हो गया आपका इतना सा। और आय स्तर की अगर बात करते हैं, आय स्तर अगर आपका आय स्तर जीरो है, जीरो है आपका आय स्तर, तब भी आप उपभोग करोगे। खाना तो तब भी खाओगे ना। खाना खाओगे का मतलब ये नहीं है कि अगर आप कमाते नहीं हो तो अब कहीं से पैसे उधार लोगे या कुछ भी करोगे, आपके पास पुराना पैसा है तो उससे क्या है कि जैसे मान लिया उपभोग किया आपने 40 उपभोग किया, निवेश भी किया आपने 40, तो सामूहिक मांग या सामूहिक व्यय कितना आ जाएगा? सामूहिक व्यय आ जाएगा आपका 80। ठीक, आपका आय स्तर बढ़ा, आय स्तर बढ़ा, चलो 20 कर देते हैं इसको। आपका आय स्तर बढ़ा 20 हो गया, 20, और उपभोग बढ़ा 40 से 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं। निवेश को हमने कांस्टेंट माना है, यानी ये स्वतंत्र निवेश है जो स्थिर रहता है, एक जैसा ही रहता है, तो ये 40 ही हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? सामूहिक मांग या सामूहिक व्यय कितना हो जाएगा? ये आपका हो गया 90। अब आय स्तर आपका 20 से 40 हो गया, 40 हो गया। अब देखो उपभोग आपका 50 से बढ़ करके 60 हो गया, निवेश आपका उतना ही है, 40 ही है। ठीक, तो सामूहिक मांग आपकी कितनी हो जाएगी? सामूहिक मांग आपकी हो जाएगी 100 के बराबर, 100 हो गया। अब देखो आय स्तर बढ़ा 40 से हो गया 60, 40 से 60 हुआ, ठीक है। अब देखो उपभोग कितना बढ़ा? उपभोग बढ़ा 10 और बढ़ गया, तो ये 70 हो गया, और ये आपका 40 ही है, तो ये आपका हो गया 110। सामूहिक मांग या सामूहिक व्यय कितना हो गया? 110 हो गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 80 कर देते हैं इसको, 80 हो गया, ये भी हो गया आपका 80, ये हो गया आपका 40, और ये 120 हो गया, 120 हो गया। अब 100 कर देते हैं इसको। आय स्तर आपका 100 हो गया, 100 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 90 हो गया, ये हो गया आपका 40 हो गया, तो ये आपका 130 हो गया। मतलब उपभोग आपका 90 है, निवेश आपका 40 ही है, तो सामूहिक मांग या सामूहिक व्यय कितना हो गया? ये आपका हो गया 130 रुपये हो गया। अब 120 कर देते हैं इसको, 120 हो गया, 120 कर दिया हमने। अब इसको कर देते हैं 100, ये 100 हो गया, और ये 40 ही है, तो ये आपका हो गया 140, 140 हो गया। अब देखो ये 140 हो गया, 140 कर दिया इसको, तो ये 110 हो गया, और ये 40 था, तो ये 150 हो गया। चलो इतना ही करते हैं। ये कितना पॉइंट हो गए? 4 और 4 8 पॉइंट हो गए। अब देखो आपने इससे पहले एक डायग्राम देखा, मतलब जो हमने बाजार मांग को पढ़ते हैं, मतलब मांग का जो नियम हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक चीज़ देखी थी हमने, ये वाली चीज़ देखी थी, मतलब जो मांग का नियम है वो नीचे, मांग का जो वक्र है वो नीचे गिरता है, यानी बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, बाएं से दाएं नीचे की तरफ। पर यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या है, अर्थव्यवस्था में ये धनात्मक रूप से ऊपर के लिए जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें शामिल होती है, समग्र मांग जो है वो ऊपर के लिए जाती है, यानी धनात्मक चलती है ये चीज़ें। ये देखो कैसे, यहाँ से हम बनाएंगे सामूहिक मांग की जो सूची हमने तैयार करी है, उसी से तो हमारी जो सामूहिक मांग है, जो सामूहिक मांग वक्र है या समग्र मांग वक्र है, वो प्राप्त होगा हमें। यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो डायग्राम की अगर बात करें तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस,
और ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये ओरिजिन हो गया। ठीक, पॉइंट ड्रॉ करो, पॉइंट ड्रॉ करो का ये हो जाएगा आपका, ये कर दो 140, तो 20 का कर दो, पहले यहां भी 20 का करो, 20 40 60 80 100 120 140 और 160, ये 160 हो गया। इसको भी करो 20 का ही, 20 40 60 80 100 120 और 140। चलो इसको 140 कर दो, फिर आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेंगे। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, उपभोग और निवेश को देखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे सी और ये आपका आई, तो यहां कर देते हैं सी एंड आई। ये आपका हो गया उपभोग और निवेश। यहां क्या आ जाएगा, आई स्तर, ये आपका क्या है, आई स्तर आ जाएगा, ये आपका आई स्तर आ गया। चलो फिर पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करेंगे तो इससे क्या करेंगे, सबसे पहले हम उपभोग को देखते हैं। 40 है, ये देखो 40 है और ये आपका 40 है, मतलब इसका हम अलग डायग्राम बनाएंगे, इसका हम अलग डायग्राम बनाएंगे, इसका हम अलग डायग्राम बनाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। पहले हम निवेश का देख लेते हैं। निवेश कितना है, 40 है, तो हर जगह 40 ही है, तो ये रहा आपका निवेश, तो ये आपका आएगा, आई का डायग्राम आ गया। ठीक, अब हम उपभोग का बनाते हैं। उपभोग का बनाएं तो उपभोग का देखिए 40 है, पहला पॉइंट 40 है, दूसरा पॉइंट 50 है, तो दूसरा पॉइंट आपका, पहला पॉइंट 0, जब 0 है तब 40 है, जब 20 पे है तब 50 है, 20 पे है तब 50 है, तो 50 का मतलब ये रहा यहाँ पे, ये हो गया 50 पे, और जब 40 है तब 60 पे है, जब 40 है तब 60 पे है, तो ये रहा 60 वाला पॉइंट। और अब देखो 70, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, ये 70 वाला हो गया। फिर आपका 80 वाला 80 पे है, और 100 वाले पे कितना है, 100 वाले पे है 90, तो 100 वाले पे 90 आ गया, 90 आ गया। और 120 पे कितना आ गया, 120 पे आ गया 100, तो 120 पे आ गया 100, 120 पे आ गया 100, और 140 पे आ गया आपका कितना, 110, तो 140 पे आ गया आपका 110, तो ये 110 कितना आ जाएगा, ये रहा 110, यही मान लेते हैं 110। तो ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगी, पर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये एक लाइन बनी। ठीक, अब अगर समग्र सामूहिक जो मांग है, यानी जो समग्र मांग है, यानी एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो कैसा बनता है, ये तो किसका बना, ये बना आपका सी का, और ये आई का बना है। पर हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है एडी, और एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई करके ही तो एडी निकलता है। मतलब हमें समग्र मांग कैसे प्राप्त होती है, जब हम कंजप्शन यानी उपभोग और इन्वेस्टमेंट को मिलाते हैं, तभी तो हमें क्या मिलेगा, समग्र मांग मिलेगी, समग्र मांग वक्र। अब देखो 80 पे पहला बिंदु, 80 देखिए कहाँ पे है, 80, ये रहा पहला बिंदु, 80 पे है पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखो, दूसरा है 90 पे, तो 90 कर दो इसको, 80 के बाद क्या है 90 आ जाएगा, तो ये रहा 90। फिर है 100, फिर 100 कर दीजिए, 100 110 है, फिर क्या है 110 है, तो ये रहा 110, फिर 120 है, 120 हो गया। ठीक, फिर 130 है, फिर 130 हो गया, फिर 140 है, फिर 140 हो गया, और फिर है 150, तो ये लो 150 वाला भी बना दिया। तो यहाँ से करेंगे 150, तो ये 150 के बराबर हो गया आपका ये, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये देखो एक स्ट्रेट रेखा बनेगी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, सी प्लस आई, यानी उपभोग प्लस निवेश क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। यानी जो संपूर्ण मांग या समग्र मांग होती है वो क्या है, उपभोग और निवेश से क्या बनती है, समग्र मांग बनती है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना समग्र मांग यानी सामूहिक मांग को।
सामूहिक मांग और समग्र मांग क्या होती है, आज के इस लेक्चर में हमने जाना। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मतलब हमने देखा कि संपूर्ण मांग क्या होती है, समग्र मांग क्या होती है, प्रभावपूर्ण मांग को भी देखा, पर वो बड़ा टॉपिक है। उन दोनों को हम तब देखेंगे ढंग से जब हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति को समझा देंगे। उसके बाद हम प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार का जो सिद्धांत है उसको देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।